हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटा एडवांस क्लासेस। और हम एटा एडवांस क्लासेस के जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इसमें हम टेट, जिसमें सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, यूके टेट, उत्तराखंड टेट, सभी टेट के लिए हम चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं। और जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो आपने देखा। हमारा टॉपिक लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हमने देखा था, जिसमें हमने हेरिडिटी को हम देख चुके हैं। इसको एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक फास्ट 5 मिनट्स में, जो हम देख जिससे कि हम कनेक्ट कर पाए कि हमने क्या देखा था। हेरिडिटी को समझा था कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी एक बच्चे को जो उसके पेरेंट्स से, गार्जियन से, माता पिता से जो गुण मिलते हैं, जो क्वालिटीज मिलती हैं, उनको क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता, हेरिडिटी कहा जाता है। ये क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं कि हेरिडिटी क्या है। व्यक्तित्व के, एक पर्सनैलिटी के लिए या एक व्यक्तित्व बनने के लिए किसी बच्चे के, उसके लिए जो गुण जीन्स के थ्रू माता पिता से, पेरेंट्स से जो प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। आनुवंशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास को आधार, बेस प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। उसको हम क्या कहते हैं? वो हेरिडिटी कहते हैं। ये हम सारे चीजें हेरिडिटी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो बस एक बार क्विक हम बस आपको कनेक्ट कराने के लिए, जिससे कि हम टॉपिक से कनेक्ट हो पाए। ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं। तो हेरिडिटी में हमने देखा था कि हेरिडिटी में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से माता से, पेरेंट्स से जो हमें जीन के थ्रू जो प्राप्त होते हैं, उसमें किस तरह से एक्स माँ के से मिलता है और वाई सॉरी एक्स माँ में जो होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो एक्स एक्स होते हैं। और फादर में, मेल में जो होते हैं, वो एक्स वाई होते हैं। माँ से एक्स ही आना है क्योंकि एक्स एक्स ही है, क्योंकि वहां है ही एक्स एक्स, तो एक्स ही आना है। फीमेल फीमेल से एक्स एक्स ही आना है। फीमेल से मेल से मेल से एक्स अगर आता है तो एक्स और एक्स दो बोथ बन के डॉटर मीन्स गर्ल। गर्ल होता है बच्चा, जो बच्चा होगा बेबी गर्ल होगा। और फीमेल से, महिला से एक्स ही आना है क्योंकि एक्स ही है। और पुरुष से, मेल से वाई आने पर जो बच्चा है वो क्या होगा? बॉय। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेम इस फिगर में भी सेम इस फिगर में भी सेम ही चीज को डिस्कस किया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस पे हम बात कर चुके हैं कि ट्विंस में भी आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या डिफरेंस है, वो हमने ऑलरेडी देखा था, वो हमने समझा था। उसको एक बार और तेजी से हम एक बार देख लेते हैं, आपको जिससे रिकॉल हो जाएगा। हमने समझा था कि आइडेंटिकल ट्विंस जो विशेषताएं हैं उसमें क्या है कि डेवलप फ्रॉम सेम एग और स्पर्म। एक एग से एक स्पर्म से मिलने से जो बच्चे जो बच्चे का जन्म होता है वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। और इसको याद कैसे रख सकते हैं? कंफ्यूजन हो सकता है, तो जो हिंदी के इसके टर्म है वो थोड़ा सा टफ है, तो इसको इंग्लिश में ही याद करेंगे। आइडेंटिकल से आइडेंटिटी से याद कर सकते हैं कि आइडेंटिटी माने क्या होता है? पहचान। तो पहचान इनकी सेम होती है, सेम सेक्स के होंगे। मीन्स ये कि वो बॉयज होंगे तो बोथ बॉयज होंगे, या अदरवाइज बोथ गर्ल्स होंगे। दोनों बच्चे जो होंगे लड़के होंगे या लड़कियां हो सकती हैं, सकती नहीं सॉरी, होंगी ही, डेफिनेट है, होंगी ही। क्योंकि एक स्पर्म से एक एग के मिलने से जो जुड़मा ट्विंस बच्चे होते हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं। और बोथ सेम सेक्स के होंगे, बोथ बॉयज होंगे या बोथ गर्ल्स होंगे, आइडेंटिकल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस को हम देखें तो फ्रेटर्नल ट्विंस में हमने देखा था कि डेवलप फ्रॉम टू सेट ऑफ एग। जो डेवलप होता है वो टू सेट्स होते हैं एग के, और टू सेट्स होते हैं स्पर्म के। सेम सेक्स भी हो सकता है दोनों का, बॉयज हो सकते हैं, दोनों गर्ल हो सकती है बच्चा,
या कोई दोनों में से भाई बहन हो सकते हैं, डेफिनेट नहीं है। ठीक, तो ये समझा हमने कि 2 स्पर्म से और 2 ही एग होंगे, 2 ही एग होंगे। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर सकते हैं पिछले वीडियो में। सेम चीज हमने पढ़ा था कि जो आइडेंटिकल ट्विंस में हमने अभी बात करी थी कि आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, एक एग एक स्पर्म से, जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या है, 2 एग 2 स्पर्म से और सेम प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा मीन्स हमने बात की थी गर्भनाल, गर्भनाल एक ही गर्भनाल होता है। आप ये देख सकते हैं कि ये इस फिगर में एक ही गर्भनाल में 2 बच्चे हैं, क्योंकि एक एग से एक स्पर्म्स के मिलने से हुआ है। जब आपकी बात करते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस में, तो सेपरेट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मीन्स क्या है, इसका हिंदी अर्थ क्या है, गर्भनाल। तो आप ये देख रहे हैं कि 2 अलग अलग, ये आपको फिगर में विजिबल हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, आसानी से दिखाई दे रहा होगा कि 2 सेपरेट, जो फ्रेटर्नल ट्विंस है इसमें क्या सेपरेट, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आइडेंटिकल ट्विंस की क्या क्या क्वालिटीज हैं, विशेषताएं हैं ऑलरेडी हम। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट पे। हेरिडिटी हमने कल चर्चा कर ली थी पिछले वीडियो में, जो हमने बात की थी उसमें हेरिडिटी के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ था। जिन स्टूडेंट से वो नहीं देख पाया है तो वो पिछला वीडियो जाके आप देख सकते हैं, तो आपको और क्लियर होगा। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं, इन्वायरमेंट का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है किसी की पर्सनैलिटी को निर्धारित करने में। तो किसी भी क्षण एक व्यक्ति अपनी आनुवांशिक क्षमता और भौतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच अनगिनत अंत्य क्रियाओं का उत्पाद होता है। मीन्स क्या कहने का अर्थ है, मीन्स ये कि एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक पर्सनैलिटी किसी भी क्षण अगर बात करें, किसी भी समय की अगर बात करें, किसी भी समय एक व्यक्ति क्या है, तो एक व्यक्ति, एक बच्चा आनुवांशिक और पर्यावरण का अंत्यक्रिया, मतलब दोनों के मिलने से जो आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, एनवायरमेंट का और हेरिडिटी का। हेरिडिटी जो हमें जीन्स के थ्रू अपने पेरेंट्स से, माता पिता से किसी भी बच्चे को मिली होती है, उनके बीच में जो आपस में अननोन क्रिया होती है, अननोन क्रिया से मतलब आपस में जो दोनों का मिलना होता है उसका ही उत्पाद होता है, मतलब उसका ही प्रोडक्ट होता है, उसी से एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, बच्चे का पर्सनैलिटी बनती है। इसी को एक्सप्लेन किया गया इंग्लिश में भी, एक बार हम रीड कर लेते हैं। एट एनी गिवन मोमेंट, किसी दिए हुए क्षण में, फॉर एग्जाम्पल इस दिए हुए क्षण से मीन्स क्या कहने का तात्पर्य है, क्या कहना चाह रहे हैं, यह है कहना चाह रहे हैं कि किसी वक्त में, समय में कोई पूछता है, कहता है कि ये व्यक्ति क्या है, तो आप कह सकते हैं ये व्यक्ति इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का मिक्सचर है। जो हेरिडिटी से गुण मिले हुए हैं और एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में उस व्यक्ति का पालन पोषण हुआ है, पेरेंटिंग हुई है, एनवायरमेंट से उसे जो चीजें मिली हैं, सांस्कृतिक सामाजिक संस्कृति जो मिली हुई है, वो उस दोनों चीजों के कारण का उत्पाद है, मतलब वो उनमें वही गुण होंगे। एट एनी गिवन मोमेंट एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, एक पर्सन, इंडिविजुअल इज द प्रोडक्ट ऑफ काउंटलेस, अनगिनत इंटरसेक्शन, अंतरक्रिया, अनगिनत अंतरक्रियाओं का इंटरसेक्शन बिटवीन हिज जेनेटिक एनवायरमेंट एंड फिजिकल एंड सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कई तरह का होता है। इन्वायरमेंट से मीन्स क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक इन्वायरमेंट, जिस समाज में हम रहते हैं उसकी मान्यताएं क्या है, वेशभूषा क्या है, क्या कल्चर है, जो भौतिक रूप से विजिबल नहीं होता है लेकिन मान्यताएं हैं जो जीवन को निर्धारित करती हैं, जीवन की शैली को निर्धारित करती हैं। जस्ट ए मिनट, ओके, अब ठीक है। हमने देखा नेक्स्ट, तो इन्वायरमेंट क्या है, द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सपेक्ट हिज जीन।
इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट वो सब कुछ है, पर्यावरण वो सब कुछ है, एवरीथिंग है दैट इफेक्ट, जो प्रभावित करता है किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करता है, किसके सिवा? उसके जीन के सिवा। तो ये ही हिंदी में है, इसको एक बार देख लेते हैं। पर्यावरण है सब कुछ है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है, किसके? सब कुछ प्रभावित कर सकता है लेकिन जीन को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि ये जीन जो माता पिता से प्राप्त होते हैं उनमें किसी तरह का, पेरेंट्स से जो प्राप्त होते हैं किसी भी बच्चे में, उनमें किसी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है। तो जीन के अलावा जो भी कुछ है वो सब कुछ पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है। इसको हम समझने की भाषा में समझ सकते हैं कि किस तरह के परिवेश में बच्चे के पेरेंटिंग हो रही है, पालन पोषण हो रहा है, किस तरह की उसको शिक्षा दीक्षा मिल रही है, किस तरह के सामाजिक वातावरण में है, किस तरह की संस्कृति है, ये सब कुछ इन्वायरमेंट में का पार्ट है। बाय फिजिकल इन्वायरमेंट वी रेफर टू द नेचुरल वर्ल्ड। इन्वायरमेंट को और एक्सप्लेन किया गया है कि फिजिकल, भौतिक पर्यावरण से क्या सेंस है। तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बाय द फिजिकल इन्वायरमेंट वी रेफर टू द नेचुरल वर्ल्ड सराउंडिंग द इंडिविजुअल। भौतिक पर्यावरण से तात्पर्य तात्पर्य अर्थ क्या है? व्यक्ति के आसपास, किसी भी बच्चे के आसपास, किसी व्यक्ति के आसपास जो प्राकृतिक संसार है, जो प्राकृतिक नेचर है, किस तरह की हवा है, जलवायु है, पानी है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, ये सब कुछ किस में आ जाता है? जो व्यक्ति, जो बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उसमें सब कुछ शामिल है, जिसमें और आप डिटेल में समझ सकते हैं, जो हम पहले बात कर चुके हैं कि जिस जैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जहाँ जैसे हवा है, पानी है, धूप है, ये तो भौतिक पर्यावरण हो गया। उसके बाद सांस्कृतिक, किस किस तरह का कल्चर है, किस तरह का रहन सहन है, किस तरह की सुविधाएं हैं, ये सब कुछ शामिल होता है पर्यावरण में। इसको और समझते हैं तो पर्यावरण में परिवेश के सभी पहलू शामिल हैं, सभी फैक्टर शामिल हैं, ये कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। तो द एनवायरमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सराउंडिंग्स थिंग, दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या कह रहा है कि व्यक्ति के परिवेश के सभी पहलू, व्यक्ति के परिवेश के, इन्वायरमेंट के, माहौल के सभी फैक्टर एन इंडिविजुअल के, व्यक्ति के सभी जो उसको प्रभावित करते हैं उसके सभी पहलू, पर्यावरण में परिवेश के सभी पहलू जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या कारक होते हैं, वो सब शामिल हैं। तो ये सब शामिल होने के बाद हम इन चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं? और हम इन चीजों को इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक पर्सनैलिटी को हम अपने समझ सकें, औरों को समझ सकें, और एज ए टीचर जब हम टीचर बनेंगे, जब हम टीचर के रूप में हम काम करेंगे, कार्य करेंगे, तो टीचर के रूप में क्या करना चाहिए हमें? तो टीचर शुड ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट मेंटल एनवायरनमेंट सो दैट अ चाइल्ड कैन फ्लोरिश। मीन्स क्या कि शिक्षकों को सर्वोत्तम मानसिक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि क्या कर सके? बच्चा आगे बढ़ सके, अच्छा बेहतर डेवलपमेंट उसका हो। तो एज ए टीचर आप क्या कर सकते हैं, या करना चाहिए, या करेंगे आप? क्योंकि हम जानते हैं कि हेरिडिटी एक पर्सनैलिटी के लिए जो महत्वपूर्ण दो कारक हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है। हेरिडिटी चेंज नहीं की जा सकती, वो चेंजेबल नहीं है, तो इन्वायरमेंट को बदला जा सकता है। तो एज ए टीचर आप क्या कर सकते हैं? बेहतर वातावरण दे सकते हैं। कैसा? मानसिक वातावरण, उसको इस तरह की मेंटल कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं, मेंटल माहौल प्रदान कर सकते हैं, जिससे बच्चा ज्यादा बेहतर ग्रो कर सके, ज्यादा अच्छी वातावरण में सीख सके। तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे? आगे हम और देखते हैं इसको, और एक्सप्लेन अच्छे से किया गया है कि जलवायु, भूभाग, खाद्य आपूर्ति मीन्स किस तरह के खाने पीने की व्यवस्था है, किस तरह की उनकी सप्लाई है, किस तरह की बच्चे को चीजें प्रोवाइड हो पा रही हैं, मिल पा रही हैं, रोग के कीटाणु किस तरह की समस्याएं हैं, है ना, स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी बेहतर है, कितनी खराब है, कितनी नहीं है, इत्यादि। ये सभी चीजें क्या करती हैं? सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से हमारा तात्पर्य है लोगों के रीति रिवाज,
जो पिछली बार बात हुई थी, पिछले अपने स्लाइड में देखा था कि पर्यावरण में सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। तो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से क्या अर्थ है, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से क्या अभिप्राय है, तात्पर्य है, क्या अर्थ है। तो रीति रिवाज जो किसी भी समाज के, जिस भी हम समाज में रहते हैं, जिस भी देश में रहते हैं, जिस भी क्षेत्र में हम रहते हैं, उनकी कुछ अपनी मान्यताएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, मूल्य होते हैं। मूल्य कैसे बनते हैं, लंबे समय में बनते हैं, पीढ़ियों से बनते हैं। वैल्यू जीवन जीने के कुछ सिद्धांत हैं कि ऐसा करना चाहिए, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, चोरी करना गलत है ना, झूठ बोलना गलत है। ये क्या चीजें, मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, कुछ सिद्धांत हैं जीवन जीने के लिए। तो और मानव निर्मित वस्तुओं की दुनिया से है। इसको एक बार और दोबारा से पढ़ते हैं तेजी से। तो जलवायु, भूभाग, खाद्य आपूर्ति, रोग के कीटाणु इत्यादि सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से हमारा तात्पर्य लोगों के रीति रिवाज, मूल्यों और मानव निर्मित वस्तुओं से है। ये जो सारी बातें हैं ये पर्यावरण को एक्सप्लेन कर रही हैं कि पर्यावरण से क्या अर्थ है। तो पर्यावरण से जलवायु, जिस जलवायु में हम रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, हम भारत में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, यूपी में रह रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं या एमपी में रह रहे हैं, तो वहां की जलवायु उष्णकटिबंधीय आपने पढ़ा होगा। अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर रसिया में रह रहा है और रसिया में भी साइबेरिया एरिया में क्षेत्र रह रहा है, तो वहां की जलवायु अत्यंत कठोर, शीत, एक्सट्रीम ठंड है। कोई बच्चा अफ्रीका में रह रहा है, भूमध्य रेखा के आसपास रह रहा है, तो वहां क्या एक्सट्रीम गर्मी है, तेज धूप, तेज ताप और प्रतिदिन एक्सट्रीम बारिश। तो ये जलवायु भी निर्धारित करती है कि किस एनवायरमेंट में है, किस जलवायु में है। भूभाग, भूदृश्य कैसा है, प्लेन्स पे रह रहे हैं, पठारों उस पे पर्वतों की रह रहे हैं, हिमाचल में रह रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं, या कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, तटीय भारत में। आप भारत का मैप आपने देखा होगा, तो कोस्टल एरिया में जा रह रहे हैं, उनकी रहन सहन, उनकी रीति रिवाज, भौतिक जो इन्वायरमेंट होता है, भूभाग होता है, उससे हमारी बहुत सी रहन सहन, जीवन शैली, खान पीन तक निर्धारित होता है। खाद्य आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति, भोजन की पूर्ति किस तरह से कितनी बेहतर हो रही है, ये सब भी निर्धारित करता है। ये सारा चीजें निर्धारित करती हैं किसी भी बच्चे की, किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को निर्धारित करती हैं। रोग के कीटाणु, कितनी साफ सफाई है, जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं उनको कितनी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी हैं, बीमार भी ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है अगर, और साफ सफाई नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, तो बीमारियां ज्यादा हो सकती हैं। ये सारे फैक्टर हैं जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। और ये सारी चीजें जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इन्वायरमेंट का भाग है इत्यादि। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण जो हमने भी डिस्कस ही किया था कि रीति रिवाज, मूल्य, ये सब कुछ आते हैं किसमें, सब कुछ इंक्लूड है इन्वायरमेंट में। अब इसको और एक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं, एक और एस्पेक्ट से हम समझते हैं कि नेचर वर्सेस नर्चर क्या है। तो नेचर मीन्स क्या है, इसको हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि मीन्स यहाँ नेचर से कहने का क्या अर्थ है, नेचर किस चीज को हम कह रहे हैं। तो नेचर क्या है, नेचर आपने नॉर्मल केस में भी सुना होगा, प्रकृति को कह देते हैं, पर्यावरण, हवा, पानी, ये सब नेचर है। तो नेचर वो भी है, और नेचर से मतलब किसी भी व्यक्ति का, किसी बच्चे का जो स्वभाव, वो कैसे निर्धारित होता है। तो यहाँ वो उस नेचर से समझने का सेंस है कि नेचर का मतलब मूल, उसका जो स्वभाव, जो उसके पर्सनैलिटी के लिए मूल जो आधार मिले हुए हैं, वर्सेस नर्चर। नर्चर से मतलब क्या है, नर्चर का अर्थ ही होता है पोषण, पालन पोषण, किस तरह की पेरेंटिंग हो रही है, किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो नेचर से सेंस यहाँ है जो डिफाइंड है, पहले से निश्चित है। तो नेचर को हेरिडिटी, हेरिडिटी आनुवांशिकता माना गया है, और नर्चर जो पालन पोषण है, जो बदला जा सकता है, जिसमें परिवर्तन संभव है, वो क्या है, एनवायरनमेंट, पर्यावरण। इसको हम और डिटेल में समझेंगे। तो क्या विकास, जो डेवलपमेंट है, प्रकृति या पालन पोषण का उत्पाद है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न कर रहा है, ये आपसे समझना चाहता है, या आप समझ, आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि विकास जो है, जो डेवलपमेंट पिछले
वीडियोज में हम देख चुके हैं, डिटेल में डेवलपमेंट को समझ चुके हैं कि जो डेवलपमेंट है, क्या प्रकृति जो निर्धारित है, जो नेचर है, जो हेरिडिटी है, प्रकृति को जो इसका आप हेरिडिटी भी कह सकते हैं, और हेरिडिटी ही है, तो प्रकृति और पालन पोषण यानी कि नेचर और नर्चर का उत्पाद है, दोनों का मिक्स है। आपने देखा, हमने जो पिछली बात करी वो यही बात करी कि कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व, किसी बच्चे की पर्सनैलिटी डिपेंड करती है ओनली टू थिंग्स पे। और टू थिंग्स क्या, दो चीजें क्या हैं, दो चीजें हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो जो नेचर है वो क्या है, हेरिडिटी है। नेचर है वो क्या है, नेचर क्या है, हेरिडिटी है, प्रकृति है जो निश्चित है, जो आधार उसको मिला हुआ है बच्चे को माता पिता से, वो निश्चित है। और नर्चर क्या है, पालन पोषण क्या है, पर्यावरण है। अलग टर्म है सेम चीज के लिए। तो इसको हम और डिटेल में ये देखते हैं कि इस मुद्दे पर मनोवैज्ञानिक जो विद्वान हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और शिक्षाविदों जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो शिक्षाविद हैं, उनमें उनमें आपस में बहस है इस चीज को लेके। तो इस बहस को हम, इस डिस्कशन को हम समझेंगे कि इज डेवलपमेंट द प्रोडक्ट ऑफ नेचर और नर्चर। साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट हैं और एजुकेशनिस्ट हैं, उन लोगों में इस बात को लेके काफी बहस है, विवाद है, चर्चा है। तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि आखिर है क्या चीज। तो क्या विकास प्रकृति, नेचर या पालन पोषण का उत्पाद है, इस मुद्दे पर मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों में बहस हुई है, हो रही है, लगातार जारी है। क्या है कि जब हम बाल विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में प्रकृति के बारे में बात करते हैं, जो हमने अभी बात करी थी, तो हम आनुवंशिकता के माध्यम से बच्चे में क्या आता है इसकी बात कर रहे होते हैं। जो अभी हमने बात करी कि बात ये क्या कि मीन्स क्या है कि व्हेन वी टॉक, कोई भी व्यक्ति, हम या कोई भी बात करता है किसकी, नेचर की, जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी बच्चे में, तो इसका मीन्स क्या है कि डेवलपमेंट, जब विकास में किसी का, बच्चे का विकास कैसा हुआ है, तो जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं तो नेचर का सेंस है हेरिडिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट कम्स टू चिल्ड्रन थ्रू हेरिडिटी। हेरिडिटी से क्या बच्चे में आया है इसकी बात कर रहे होते हैं। जब कहीं भी बच्चे के विकास के संदर्भ में है हेरिडिटी डायरेक्टली आएगा, तो आप समझेंगे कि हेरिडिटी की मीन्स अनुवांशिकता की बात हो रही है। जो अनुवांशिकता, जो गुण माता पिता से, पेरेंट्स से किसी बच्चे को मिले हुए हैं, जो आधार का काम करते हैं, जिनमें परिवर्तन संभव नहीं है। और इसकी जगह अगर नेचर की भी बात कर रहे हैं, तो अभी भी बात हो रही है किस चीज की, हेरिडिटी की। हेरिडिटी की बात हो रही है। इसी को फिर से एक बार और देख ले। जब हम बाल विकास में प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में बात करते हैं, तो हम आनुवंशिकता के माध्यम से बच्चों में क्या आता है इसकी बात कर रहे होते हैं। अब आप देखेंगे और बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि जब हम पालन पोषण की बात कर रहे होते हैं, ये हमने बात की, जब हम पालन पोषण की, नर्चर, पालन पोषण के लिए क्या वर्ड है, नर्चर, नर्चर की बात कर रहे होते हैं या करते हैं, तो हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, पर्यावरण, इन्वायरमेंट के प्रभाव की बात कर रहे होते हैं। इसको और देख सकते हैं, अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं, फिगर के थ्रू आपको और बेहतर समझ में आएगा कि जो प्रकृति है, नेचर है, वह उसका क्या सिनोनिम्स है, मतलब क्या उसका अर्थ है, उसका अर्थ है हेरिडिटी से। और हेरिडिटी क्या है, हमने इस लेक्चर में जो हेरिडिटी एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, इसमें हमने कई बार बात की है कि हेरिडिटी क्या है, फिक्स्ड है, निश्चित है, निश्चित है। हेरिडिटी क्या है, निश्चित है, निश्चित है, परिवर्तन योग्य नहीं है। जो जीन्स के थ्रू माता पिता से किसी बच्चे को जो गुण मिले हैं, आधारभूत जो उसका बेस मिला हुआ है, वो संभव नहीं है, परिवर्तन योग्य नहीं है। वही बात करें हम नर्चर की, नर्चर जो क्या है, पालन पोषण है, वो उसका सिनोनिम्स क्या, उसका अर्थ क्या है, इन्वायरमेंट से मतलब है, उसका तात्पर्य क्या है, इन्वायरमेंट, पर्यावरण से उसका अर्थ है।
उसका अर्थ कहने का है पर्यावरण। और पर्यावरण क्या है? डायनेमिक है। डायनेमिक क्या है? गतिशील है। डायनेमिक क्या है? गतिशील है। अब गतिशील किस तरह से है? गतिशील इस सेंस में है कि किसी के भी पर्यावरण को, जिस माहौल में रह रहा है, किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसको बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है। कोई व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल गांव में रह रहा है और गांव से उसको किसी महानगर में शिफ्ट किया जा सकता है, या वो हो सकता है ट्रांसफर हो सकता है उसके फादर का, या वो जा सकता है, संभव है। या कोई व्यक्ति इंडिया में रह रहा, हो सकता है शिफ्ट होकर अमेरिका शिफ्ट हो जाए, यूके शिफ्ट हो जाए, लंदन शिफ्ट हो जाए, कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। तो क्या एनवायरमेंट चेंज हो संभव है? गतिशील है, से बदला जा सकता है। पढ़ने के लिए बच्चे महानगरों में जाते हैं, खासकर कोविड से पहले जो सिचुएशन थी, तैयारी करने के लिए लोग महानगरों में जाते थे। जो फेमस जगह है फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्विस के लिए, यूपी में इलाहाबाद जा रहे हैं, एमपी में भोपाल है, इंदौर है, ऐसे अलग अलग सी जगह हैं। और ऑल ओवर इंडिया दिल्ली में मुखर्जी नगर, करोल बाग है। तो ये क्या चीज हो रही है? कुछ ही समय के लिए, लेकिन पर्यावरण, माहौल तो चेंज हो सकता है ना, पर्यावरण को बदला जा सकता है क्योंकि गतिशील है। तो आपने ये देखा, समझा कि जो नेचर है, प्रकृति है जो प्रकृति है, जिसको क्या बोल रहे हैं? जिसको हम हेरिडिटी ही बोल रहे हैं, हेरिडिटी को ही ये बोल रहे हैं क्या? नेचर बोल रहे हैं। और ये क्या? फिक्स्ड है, निश्चित है। मीन्स ये कि हेरिडिटी निश्चित होती है, हमने कई बार पढ़ा। और वही चीज की प्रकृति भी या नेचर भी क्या है? निश्चित है, व्यक्ति की निश्चित है, जिसे बदली नहीं जा सकती। जो नर्चर है, पालन पोषण है, इसको बदला जा सकता है क्योंकि नर्चर का ही सेंस है एनवायरमेंट है, और एनवायरमेंट क्या है? गतिशील होता है, बदला जा सकता है। इसको फिगर से एक बार और आप अच्छे से देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इसको एक बार और देख लेंगे तो आपको बेहतर और समझ में आएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है और बनता ही रहा है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आप देखेंगे आनुवांशिकता और पर्यावरण का महत्व। हमने इंडिविजुअल अलग अलग आनुवांशिकता भी पढ़ी, पर्यावरण भी पढ़ा, और दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक व्यक्ति के, एक बच्चे के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये हमने समझा। इसके महत्व को और हम थोड़ा सा समझते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या करती है इसको देख लेते हैं। हेरिडिटी कवर्स ऑल द फैक्टर दैट वर प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल व्हेन ही बिगन लाइफ, नॉट एट बर्थ बट एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, अबाउट 9 months बिफोर बर्थ। क्या कह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि आनुवांशिकता जो है व्यक्ति में मौजूद, किसी भी बच्चे में, किसी व्यक्ति में मौजूद सभी कारकों को शामिल करती है। जब उसने जीवन शुरू किया था, किसी भी बच्चे का जीवन कब शुरू हो जाता है? जन्म से शुरू नहीं होता है, जब वो माँ के गर्भ में होता है, जीवन तभी से शुरू हो जाता है। जन्म के समय नहीं, जो बात अभी कही, बल्कि जन्म से लगभग 9 महीने पहले, गर्भधारण के समय। तो किसी भी बच्चे का जो जीवन शुरू होता है वो जन्म से पहले ही, माँ के गर्भ से ही शुरू होता है। तो आनुवांशिकता तभी मौजूद होती है, क्योंकि आपने अभी देखा था कि एग के स्पर्म से फर्टिलाइज होने से जो गर्भधारण होता है, बच्चे का जीवन वहीं से शुरू हो जाता है, और हेरिडिटी उसी समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर देती है, आधार प्रदान कर देती है किसी बच्चे के जीवन के लिए, पर्सनैलिटी के बनाने के लिए आधार प्रदान करती है। जो हम ऑलरेडी डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं, उन्हीं चीज को रिकॉल कर रहे हैं दूसरे शब्दों में। इन्वायरमेंट क्या है? तो इन्वायरमेंट इज द टोटलिटी ऑफ कंडीशन दैट सर्व टू स्टिमुलेट बिहेवियर और एक्ट टू ब्रिंग अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण उन स्थितियों की समग्रता है, वो सारी स्थितियां को एक साथ हैं, वो सभी शामिल हैं। समग्रता मतलब सब एक साथ शामिल हैं, जो व्यवहार को प्रोत्साहित करने या व्यवहार में संशोधन लाने के लिए कार्य करती हैं। मीन्स ये वही बातों को दूसरे शब्दों में कहा गया, एक्सप्लेन किया गया है कि पर्यावरण क्या? पर्यावरण वो सभी कारक हैं जो किसी के व्यक्ति के
व्यक्तित्व को, किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी को बनाने में क्या करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं कि अच्छा इन्वायरमेंट है तो वो बेहतर बनने के लिए उसको क्या मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा और उसके व्यवहार में उसी तरह से परिवर्तन किया जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है, संशोधन लाने के लिए कार्य करते हैं, वो पर्यावरण के कारक है। बेहतर से एजुकेशन मिल रही है तो जो पहले व्यवहार है उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव इंक्रीमेंट होगा, बढ़ावा होगा पॉजिटिव। और अगर निगेटिव इन्वायरमेंट है, अच्छी शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है ना, गलत इन्वायरमेंट है, गलत संगति में बच्चा है तो क्या होगा, व्यवहार तो परिवर्तित होगा, संशोधित होगा, बदलेगा, लेकिन वो नकारात्मक रूप से बदलेगा। तो ये सब कुछ क्या करता है, पर्यावरण की परिस्थितियां स्थितियां करती हैं। इसी को और हम देखते हैं तो और डिटेल में क्या कह रहे हैं ये, तो भौतिक पर्यावरण जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं उसी को और रिकॉल कर रहे हैं और समझने के लिए अलग अलग लैंग्वेज में, क्योंकि एग्जाम में स्पेशली सीटेट में बहुत जो एग्जामिनर है, जो बनाने वाली पेपर एजेंसियां हैं, वो चीजों को शब्दों से खेलती हैं, मतलब लैंग्वेज को, आती हुई चीज को, लैंग्वेज को टफ बनाएंगी, चीजों को घुमाएंगी। कॉन्सेप्ट आपको आता है उसके बावजूद भी अगर आपने चीजें गहराई से नहीं समझी हैं, भाषा नहीं समझ रहे हैं, तो कभी कभी गलती होने की संभावना हो जाती है। तो भौतिक पर्यावरण से तात्पर्य व्यक्ति के आसपास की प्राकृतिक दुनिया से है, जलवायु, भूभाग, खाद्य आपूर्ति, बीमारी, रोगाणु, ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। सोशियो कल्चर भी हमें देख चुके हैं। तो सोशियो कल्चर में क्या है कि सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से तात्पर्य है लोगों, रीति रिवाज, मूल्य और मानव निर्मित वस्तुओं की दुनिया से है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि वुडवर्थ जो मनोवैज्ञानिक है, विद्वान है, चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं बहुत गहराई से, जब हम इन अलग अलग जो विद्वान हैं जो जुड़े हुए हैं उनकी थ्योरीज पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है में कौन कौन से स्कूल्स हैं, मतलब स्कूल से मतलब अलग अलग उनकी विचारधाराएं हैं, कुछ रचनावादी हैं, कुछ व्यवहारवादी हैं। इन सबको जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम और पढ़ेंगे। लेकिन इस जो अभी हम देख रहे हैं इनका संबंध यहाँ से है, इस टॉपिक से है, इन्होंने कुछ इस संबंध में बात कही है तो उसको हम जरूर देख लेते हैं, समझ लेते हैं यहाँ पर ही, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के रिलेटेड टॉपिक से। तो अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, बोध क्या कह रहे हैं ये कि बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर इक्वल असेंशियल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बच्चे के विकास के लिए, बच्चे के विकास और वृद्धि के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों अति महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही वो बात हिंदी में लिखी है। वुडवर्थ के अनुसार बच्चे की वृद्धि, ग्रोथ के लिए और विकास में दोनों ही, दोनों कौन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट समान रूप से आवश्यक हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमा के पूछ सकता है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बच्चे के विकास और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। ये टर्म या ये बात किसने कही है, तो आप ये याद रखेंगे। अब इन्होंने जो बात कही और जो हमने भी अभी पढ़ा कि एक पर्सनैलिटी, किसी भी बच्चे की या किसी भी व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ही योगदान है। और विकास कैसा होता है, वो डेवलपमेंट कैसे, डेवलपमेंट से ही किसी की पर्सनैलिटी बनती है, क्योंकि डेवलपमेंट जीवन भर चलता है, हमने डिटेल में पढ़ा। तो इसी को एक्सप्लेन किया गया है और समझाया गया है कि इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ, जो हमने अभी जितना भी पढ़ा उसका सार समझ लीजिए क्या है कि इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या है संबंध, क्या है वो ये बता रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट मीन्स ये कि कोई व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्या है, तो डेवलपमेंट इक्वल टू एच इंटू ई। ये कोई आपको ये नहीं है कि आपको ये याद रखना है कि क्या कैलकुलेशन आ गई बाल विकास में मैथ जैसी इक्वेशन नहीं, सिर्फ इतना मतलब है जो हम बात अब तक करते आ रहे हैं कि विकास विकास क्या चीज है। तो क्योंकि हमने पढ़ा विकास क्या है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे हम निरंतर बेहतर होते हैं, एक बच्चा निरंतर बेहतर होता है। तो वो उसमें क्या कारक होते हैं, तो उसमें हेरिडिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इन्वायरमेंट। और हमने बार बार पढ़ा कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों आपस में अंतर क्रिया करते रहते हैं, और वो अंतर क्रिया हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के आपस में जो अंतर क्रिया है, आपस में जो मिलते रहते हैं, मिलते हैं,
उसी का परिणाम क्या है? पर्सनैलिटी है। और पर्सनैलिटी किसी का व्यक्तित्व व्यक्तित्व कैसे निर्धारित होता है? डेवलपमेंट से। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है, दोनों का मिक्सचर है। इसमें ना ऐसा नहीं है कि हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, दोनों का अपने आप में महत्व है। मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई कम नहीं है कोई ज्यादा नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है, मिक्सचर है। इसको आप इस तरह से बस समझने के लिए लिख सकते हैं कि D फॉर डेवलपमेंट इज इक्वल टू H इंटू ई, जो कि ये फिगर में आपको दिखाई दे रही है। अब कुछ क्वेश्चन हैं, इनको जो हमने पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि ये समझ में आएगा कि क्या हमने देखा, क्या समझा, क्या जाना। तो इसको आप देख लेते हैं, क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए एक बार देख लेते हैं, जिससे आपको कुछ रिवीजन हो जाएगा कि क्या हमने हेरिडिटी एनवायरनमेंट देखा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है कि हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है। आप एक बार वीडियो शुरू से एक बार देखेंगे, एक दो बार देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा। तो एक बार हम तेजी से कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं कि डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, विकास उत्पाद है या विकास क्या है। तो विकास क्या है? ए ऑप्शन क्या कह रहा है? ए ऑप्शन ये कह रहा है कि हेरिडिटी अकेले, दूसरा क्या है? एनवायरमेंट अकेले, केवल पर्यावरण है। अब विकास क्या है? कि केवल हेरिडिटी है वो विकास है। हेरिडिटी क्या है? एनवायरमेंट है। बी ऑप्शन ये कह रहा है। सी ऑप्शन कह रहा है कि विकास हेरिडिटी और एनवायरमेंट बोथ है, दोनों है, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों है विकास। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि विकास क्या है या विकास किसका उत्पाद है। डी कह रहा है एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, यानी कि शिक्षा के अवसर। तो आप बेहतर, आपने समझा, जस्ट अभी हमने भी डिस्कस किया, तो आप एक आधी सेकंड में, आप सेकंड्स में सोच के बताएं। जी, तो अभी हमने देखा, बिल्कुल अभी जस्ट अभी पीछे पढ़ा और पहले भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि हेरिडिटी क्या है, सॉरी हेरिडिटी नहीं, डेवलपमेंट क्या है। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का ही अंतर क्रिया है, दोनों के मिलने से बना है। तो इसका आंसर अब आप बता सकते हैं इजीली कि हेरिडिटी, हेरिडिटी सिर्फ हेरिडिटी नहीं है विकास, या सिर्फ एनवायरमेंट नहीं है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों है, बोथ है, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों है। H इंटू ई, बोथ है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? बोथ है। डेवलपमेंट क्या है? बोथ है। E इंटू एच या H इंटू ई, बोथ है। एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का अंत्य क्रिया से बना हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था शुरू में जब हम हेरिडिटी पढ़ रहे थे कि मनुष्य में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, यानी कि ह्यूमंस है पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमंस में जोड़े की बात कह रहा है, तो कितने जोड़े का पेयर होता है ह्यूमंस में, मेल फीमेल्स में अलग अलग इंडिविजुअल कितने जोड़े का होता है? आप इक्वल करके बताएं। इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि जोड़े की बात कर रहा है, तो कभी आप ये नहीं है कि दोनों को जोड़ के डबल कर दें 66 कर दें। 66 नहीं, कितने पेयर होते हैं? 23। 23 का पेयर होता है 23। और 23 में क्या होता है? मेल और फीमेल में, मेल में क्या होता है? एक्स एक्स, फीमेल में, और मेल में एक्स बाई, मेल में एक्स बाई। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ए न्यू बॉर्न बेबी विल बी ए गर्ल इफ इट हैज, मीन्स ये कि एक नवजात बच्चा जो पैदा हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, वो बेबी गर्ल है। तो बेबी गर्ल है, तो बेबी गर्ल होने की क्या स्थितियां होती हैं? एक बच्चा बेबी गर्ल होगा, लड़की होगा, इसकी क्या कंडीशंस होती हैं जो हमने देखा था। इसकी कंडीशंस आपने पढ़ी थी कि किस कंडीशंस में होता है। तो क्या वो कंडीशन एक्स वाई क्रोमोजोम है क्या? एक्स एक्स क्रोमोसोम है क्या? गुणसूत्र है एक्स एक्स गुणसूत्र। वाई वाई क्रोमोसोम है क्या? वाई वाई गुणसूत्र से होता है। या ये कहा नहीं जा सकता, निर्णय नहीं लिया जा सकता, बता नहीं सकते, संभव भी नहीं है बताना क्या हो सकता है। आपने देखा था
हमने फिगर में देखा था, एक बार फिगर पे आपको ले चलते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। आप ऑलरेडी आई होप आपने बताया होगा। ये फिगर, इसमें आपने देखा था कि फीमेल में एक्स एक्स होता है और मेल में एक्स वाई। तो मेल से एक्स ही मिलना है और फीमेल से, महिला से एक्स ही आना है, क्योंकि एक्स एक्स ही है, और मेल में, पुरुष में एक्स वाई है। तो एक्स जब आता है और एक्स ऑलरेडी है, तो एक्स एक्स के होने से बेबी गर्ल होता है, यानी कि लड़की। जी, गर्ल्स होता है, गर्ल्स होगी। और फीमेल से एक्स आने पर और मेल से वाई आने पर सन होता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मीन्स इसका ये कि उस क्वेश्चन का आंसर बताएं। अब तो बताना क्या, ये तो बता ही दिया, समझ ही गए। यानी कि एक्स एक्स के मिलने से जो बच्चा होगा वो क्या होगा, गर्ल होगा, लड़की होगा। वो क्या होगा, एक्स 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 क्रोमोसोम। बेबी क्या है, गर्ल होने की संभावना कब होती है, जब एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। एक्स वाई पे बॉय होगा, वाई वाई संभव ही नहीं है ही नहीं है, तो ऑप्शन ही गलत है कि तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। निर्णय नहीं लिया जा सकता, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि तो निर्णय लिया जा सकता है, बताया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट है आपका, एक और देख लेते हैं, क्विक रिवीजन हो जाएगा इससे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है आपको, अब ठीक है। हाँ, एक जीन के जो लक्षण एक पीढ़ी में अप्रभावी होते हैं वो अगली पीढ़ी में प्रकट हो सकते हैं, ये सिद्धांत। मीन्स कहने का मतलब ये है, जो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पेरेंट्स से हमें जीन्स मिलते हैं, वो जो हमारे पेरेंट्स या किसी बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, उसको अपने माता पिता से जीन मिले हैं, तो उनके माता पिता को जो जीन्स मिले हैं वो उनके माता पिता से मिले हैं, उनके माता पिता को भी जीन्स किससे मिले होंगे, उनके माता पिता से मिले हैं। यानी कि एक बच्चा जो आज वर्तमान में है वो अपने माता पिता के जीन से संबंधित तो है ही है, वो उनके माता पिता के जीन से भी संबंधित है, जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी किसी बच्चे के माता पिता से जो जीन्स उसे मिले हैं, तो उसकी माँ के जो जीन्स हैं वो उनके माता पिता के जीन्स की वजह से हैं। जो उसके फादर के जीन्स हैं वो किससे, उसके फादर के जो दादा दादी के जीन्स हैं उससे जीन्स हैं। तो बच्चे में, किसी वर्तमान एक बच्चे में जो कुछ गुण हैं, हो सकता है कि उसके माता पिता की पीढ़ी में वो प्रदर्शित नहीं हुए होंगे, गुण नहीं दिखे होंगे। कि कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा, नहीं तो ऑब्जर्व कीजिएगा कि माता पिता की, एग्जाम्पल के तौर पे है ये बात, कि बहुत से एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि माता पिता एक एवरेज हाइट के हैं किसी भी कारण से, और बच्चे की जो हाइट है वो काफी ग्रो कर गई है। वो रीजन ये संभव हो सकता है कि उसके दादा दादी या नाना नानी की हाइट बहुत अच्छी रही हो, तो उसमें क्या होता है, वही बात ये कह रहा है कि वो एक पीढ़ी में नहीं आई, यानी कि उसके माता पिता की पीढ़ी में वो वाला गुण प्रभावी नहीं हुआ, मतलब डोमिनेंट नहीं हुआ, उसका प्रभाव ज्यादा नहीं रहा। लेकिन वो तीसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में उसका प्रभाव ज्यादा हुआ, तो वो गुण बढ़ के आया। या ये हो सकता है कि रंग के रूप में आप समझ सकते हैं कि पेरेंट्स में रंग एवरेज है माता पिता का, लेकिन दादा दादी या नाना नानी में का किसी का रंग ज्यादा फेयर है, तो वो बच्चे में आ गया। तो क्या एक गुण वो अगली किसी एक पीढ़ी में प्रभावी हो सकता है? तो वही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक जीन के जो लक्षण एक पीढ़ी में अप्रभावी होते हैं, यानी कि डोमिनेट नहीं होते, नहीं दिखाई देते हैं, छुपे रहते हैं, दबे रहते हैं, वो अगली पीढ़ी में प्रकट हो सकते हैं, होते हैं, संभावना रहती है। तो ये सिद्धांत है। ये तो इस सिद्धांत का नाम क्या है? तो इस सिद्धांत का नाम हम अभी देखेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र वर्गीकरण है क्या? बी क्या है, सेग्रेगेशन एंड डोमिनेंस। सी क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी, स्थानांतरणीयता। और डी क्या है, डी है जीन ट्रांसफॉर्मेशन, जीन ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप, मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया उससे भी आप समझ सकते हैं, और क्वेश्चन में भी वो बोल रहा है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है कभी भी, कि कैसे आप आंसर निकालते हैं,
तो क्या चीज है कि अलगाव, मतलब एक समय में वो अलगाव है, नहीं कि दबे हुए हैं, और एक में क्या हो रहा है, एक पीढ़ी में आगे डोमिनेंट हो जा रहे हैं, प्रभुत्व हो जा रहा है उनका, मतलब वो हावी हो जा रहे हैं पर्सनैलिटी पे। डोमिनेंट का मतलब यही, प्रभुत्व का मतलब तो मीन्स ये है, तो इसका ऑप्शन